तो देखो ये क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है डिमांड और प्राइस एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इस वीडियो के अंदर हम इसको बहुत ही सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इस वीडियो के थ्रू आपको सारी चीज़ें ईजिली कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपने जब चैप्टर नंबर 3 की बिगनिंग करी थी, जब आपने स्टार्टिंग करी थी, तो उसके अंदर क्या था कि आपने डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब देखो ये जो डिमांड फंक्शन आपने पढ़ा था तो उसमें आपने दो तरीके के डिमांड फंक्शन पढ़े थे। एक तो कौन सा था आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जिसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, कि मतलब डिमांड एक्स मीन्स कमोडिटी। ठीक है, कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है वो बराबर किसकी होती है, जो फंक्शंस होते हैं, मतलब किस किस वजह से डिमांड इक्वल होती है। देखो एक तो क्या था कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स मतलब डिमांड में क्या होता है कि जो गुड्स का खुद का प्राइस है, ठीक है, उसका एक तो खुद के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड होती है। दूसरा पी वाई मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। उसके बाद वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, एंड टी मीन्स क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड F4 क्या होता है फ्यूचर एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है डिमांड फंक्शंस के अंदर। तो सिमिलरली क्या होता है जब इंडिविजुअल डिमांड के साथ में हम कुछ और एडिशनल 2-3 पॉइंट्स और जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या था कि बाकी सारी चीज़ें F तक तो आपकी सेम रहेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस तक। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो PO है आपका क्या है, ये PO है आपका ये साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो साइज़ है और जो कंपोजिशन है, मतलब बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल दो उसको कि मतलब किड्स, चिल्ड्रन, मेंस, वुमेंस, एल्डर, ओल्डर, जो भी आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो ये उनकी मतलब हमारे एक एरिया में कह लो कंट्री के अंदर टोटल कितने हैं उनके हिसाब से जो डिमांड होती है वो मार्केट डिमांड का एक फैक्टर होता है। उसके बाद S4 हमारा क्या था सीजन एंड वेदर, कि देखो मार्केट डिमांड में क्या होता है कि जब हम सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड करते हैं, जैसे मान के चलो भी विंटर है, विंटर में हम लोग वुलन क्लोथ्स की डिमांड करते हैं। ओके, समर है, समर के अंदर हम लाइट क्लोथ्स की डिमांड करते हैं। ओके, और रेनी सीजन चल रहा है तो उस टाइम में क्या होता है हम सबसे ज़्यादा अम्ब्रेलाज की डिमांड करते हैं। और एक और फैक्टर आता है आपका लास्ट वन, दैट इज़ डी मीन्स क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि देखो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, या हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो लोग रहते हैं कैसे रहते हैं, रिच फैमिली भी रहती है, मिडिल क्लास फैमिली रहती है और लोअर क्लास फैमिली भी रहती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके क्या बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड। ओके, अब ये फैक्टर्स जो हमने पढ़े इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको लॉ ऑफ डिमांड में देखने को मिलेगी। ओके, अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लाइन पढ़ दी लेकिन मतलब समझ में नहीं आया। देखो कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ओके, सपोज कर लो कि ये प्रोडक्ट आपका है आइसक्रीम। ओके, ये आइसक्रीम आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अब क्या होता है ना कि लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, क्या बोलता है कि मतलब एक तो आइसक्रीम का प्राइस होता है और एक क्या होती है आइसक्रीम की डिमांड। ओके, तो ये जो गुड्स है ना, ये जो आइसक्रीम है इसकी खुद की अगर प्राइस इसका खुद का बढ़ेगा तो इसकी जो डिमांड है वो क्या होएगी घटेगी। ओके, और अगर इसी खुद के गुड्स का ही प्राइस कम होगा तो इसकी जो डिमांड क्या होएगी राइज होएगी, मतलब बढ़ेगी। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, क्या इनवर्स मतलब उल्टा, क्या बिटवीन किसके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ था। अच्छा, आपने जो है कभी इन दो मतलब टर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रखा है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब वही होता है कि जैसे एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है ना, उसके खुद के प्राइस की वजह से उसकी खुद की डिमांड अगर घटती है बढ़ती है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एक होता है आपका चेंज इन डिमांडेड। तो चेंज इन डिमांडेड में पता है क्या होता है, चेंज इन डिमांडेड में मतलब होता है कि एक तो जो अभी मैंने बोला कि गुड्स के खुद के प्राइस के घटने और बढ़ने की वजह से क्या होता है उसकी खुद की जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होती है, एक तो वो होता है। दूसरा क्या होता है कि उसकी
जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं या अदर रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है, अगर उनके प्राइस घटते हैं बढ़ते हैं तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी जो मार्केट डिमांड है वो भी घटती बढ़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में क्या होता है, आपके अदर फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है, प्राइस। ओके, और वही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, फिर से देख लो एक बार इसको, स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि मतलब जैसे प्राइस किसी प्रोडक्ट का खुद का प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होएगी और प्राइस घटता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, यही बोल रहे हैं। और कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो देखो यहाँ पर क्या था कि मैंने बोला ना डिमांड के अंदर इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो प्राइस, मतलब जो होता है गुड्स का खुद का प्राइस वो, उसके बाद रिलेटेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो देखो आपको ना ये बाकी जो फैक्टर्स हैं ना इनको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मतलब आपको ना गुड्स का खुद का प्राइस लेना है, बाकी जो रिलेटेड ऑफ गुड्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, इन फैक्टर्स को आपको हाथ भी नहीं लगाना, इनको भूल जाना है। बस आपको मतलब किससे रखना है कि जो गुड्स है उसका खुद का जो प्राइस है अगर घटता है बढ़ता है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आता है, और यही आपका बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इसको सबसे पहले शेड्यूल में देखते हैं, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपली डिमांड शेड्यूल बना रखा है और इसके अंदर मैंने यहाँ प्राइस दे रखा है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है। आप अपनी बुक के अंदर देख लो, बुक के अंदर दिख जाएगा। चलो अब जैसे सपोज करो कि आपकी जो आइसक्रीम है इसका अगर प्राइस कितना होता है 5, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी होती है 1। अब मान के चलो प्राइस थोड़ा सा कम होता है, कितना हो जाता है 4, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है 2। फिर मान के चलो आपने प्राइस को और कम किया, वो कर दिया आपने 3, तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो गई 3। फिर उसके बाद आपने आइसक्रीम का प्राइस करा 2, फिर उसके बाद आइसक्रीम की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई 4। आपने जैसे ही प्राइस 1 करा वैसे ही जो डिमांड है वो एकदम से हाई हो गई, वो कितनी हो गई लास्ट में 5। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो आपका क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, प्राइस की वजह से मतलब घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। देखो जब प्राइस 5 था तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1 थी, लेकिन जैसे ही प्राइस 1 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी पहुंच गई 5। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसी को ही जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो डिफाइन कर रहा है। ओके, अब देखो हमने जब इसको थोड़ा सा यहाँ एक ग्राफ प्रिपेयर करा और इसके ऊपर अब हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैंने ले लिया है प्राइस और ये क्या ले लिया है क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, मान के चलो यहाँ पर क्या था, प्राइस कितना था आपका 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी आपकी 1। ओके, और यहाँ पर आपका जैसे ही प्राइस हुआ 4, फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई आपकी 4 पे 2, फिर आपने प्राइस करा 3, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कितनी हो गई 3, आपने प्राइस करा 2, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 4, आपने प्राइस 1 करा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 5। ओके, और ये एक स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी ऐसे चलेगी और ये हमारी जो क्या बन गई, डिमांड की लाइन बन गई, इसको बोलते हैं DD। ओके, तो यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड सिंपली, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी उठा लो, उसको आपको सिर्फ बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देना है, सिर्फ उसके एक फैक्टर से मतलब रखना है, वो क्या है गुड्स का खुद का प्राइस, बस। इसके अलावा और कुछ अदर जो फैक्टर्स हैं उनको आपको कांस्टेंट लेकर के चलना है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। ओके, चलो तो हमने टेबल समझ ली और अब हमने ग्राफ पे भी डिनोट कर लिया और अब हमें क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा ना इस ग्राफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, 1 मिनट, लॉ ऑफ डिमांड, यस। अच्छा, जब हमने ये पढ़ा, मैंने अभी आपको बोला कि मतलब ये जो कोई भी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आपके जो अदर फैक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट। तो भाई हम अगर एक ही फैक्टर को मान करके चल रहे बाकी को कांस्टेंट, तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न समझो। कह रहा है कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, कि मतलब किसी भी एक गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। केवल एक फैक्टर की वजह से उसकी जो डिमांड है वो घटती बढ़ती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर की वजह से घटती बढ़ती है। ओके, लेकिन क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड सेपरेट इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर। तो यहाँ पर हमने बाकी जो फैक्टर्स को कांस्टेंट मान रखा है वो इस वजह से मान रखा है क्योंकि हम सभी फैक्टर्स को एक साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फैक्टर को सेपरेटली समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने क्या हुआ, अदर फैक्टर्स को क्या कर रखा है, कांस्टेंट
मान रखा है। ओके, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ फैक्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने। कौन कौन से फैक्ट हैं? सबसे पहला फैक्ट तो यही होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप, है ना, कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमारे माइंड में आता है तो ये बात आपको क्लिक होनी चाहिए कि इसकी जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि मतलब अगर गुड्स का खुद का प्राइस बढ़ता है तो उसकी खुद की डिमांड घटती है, खुद का प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। सेकंड फैक्ट क्या है? क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ओके, और थर्ड क्या है? नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ओके, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? देखो लॉ ऑफ डिमांड का ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कौन सा? कि मतलब हमें ये तो पता चल गया कि मतलब क्या होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। अगर जो गुड है उसका खुद का प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये नहीं डिफाइन करता है कि अगर उसका प्राइस जितना बढ़ा उसके हिसाब से डिमांड कितनी घटेगी, या फिर अगर उसका प्राइस कम हुआ तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो ये भी एक फैक्ट है कि मतलब ये आपको क्लियरली नहीं बताता है कि डिमांड कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। फोर्थ क्या है आपका? वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वो सिर्फ ये बताता है कि प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइस घटता है तो क्या होता है। ओके, चलो सो यही था लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच आप लोगों को इस वीडियो को इतना देखने के लिए। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो अगर कभी भी अपलोड करूँगा तो उसमें चीज़ आपको क्लियर कर लूँगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।